करते स्टार्ट। चलिए आज अपन देखते हैं एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, उनके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं, क्योंकि माइनरी जितने भी साइंटिस्ट है कौन कौन से राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके ऊपर भी अपन देखेंगे। ठीक है, ऐसे भी काफी सारे साइंटिस्ट है जो राजस्थान से उठकर कहां तक गए, आईसीआर तक गए। ठीक है, आईसीआर के अंदर कौन कौन से मेजर जो साइंटिस्ट थे राजस्थान के थे उनके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा काफी सारे साइंटिस्ट आप लोगों के सोइल साइंस से रिगार्डिंग है। हरभजन सिंह, यहाँ पर आप लोगों को हरभजन सिंह वगैरह भी दिख रहे हैं। ठीक है, स्वामीनाथन भी दिख रहे हैं। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन वगैरह, वर्गीस कुरियन, जितने भी साइंटिस्ट अपने रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों को पता है मोस्ट ऑफ जो साइंटिस्ट है वो क्या है, किसी न किसी रिवोल्यूशन यानी किसी न किसी क्रांति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज अपन पर्टिकुलर एक एक साइंटिस्ट को देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट कहां कहां यूज हुए थे। तो सबसे पहले अपने पास आते हैं विलियम गॉड। कौन से आते हैं? विलियम गॉड। और इन साइंटिस्ट ने क्या किया था? हरित क्रांति शब्द दिया था। क्या दिया था? हरित क्रांति शब्द। ठीक है, हरित क्रांति शब्द दिया था और इन्हीं की वजह से क्या हुआ, हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था। एक पर्टिकुलर जो हरित क्रांति नाम आ रहा था कि हरित क्रांति नाम किसने दिया था, तो हरित क्रांति नाम किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। ये आप लोगों के परम पूज्य विलियम गॉड साहब, ठीक है, जिसका तस्वीर आप लोगों को दिखाया गया है। देखा कभी? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, विलियम गॉड ने क्या किया था? हरित क्रांति शब्द दिया। ठीक है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द अपने पास क्या आ गया? विलियम गॉड आ गया। चले, इसी से हरित क्रांति से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट है उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। हरित क्रांति से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट है उसके ऊपर भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग भाई इन्होंने क्या किया था? देखो सबसे पहले तो इनका योगदान अगर देखें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में, विश्व में हरित क्रांति के जनक। ये सारे के सारे इमेजेस नॉर्मन ई बोरलॉग के हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और अमेरिकन साइंटिस्ट कौन से थे? पैथोलॉजिस्ट थे। क्या थे? पैथोलॉजिस्ट। और पैथोलॉजिस्ट क्या होता है? पादप रोग वैज्ञानिक। ठीक है, एक पादप रोग वैज्ञानिक थे। इसके अलावा इनका एक नोबेल प्राइज के बारे में काफी बार पूछा जाता है, जो इनको किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। नोबेल प्राइज है ना, जो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1970 के अंदर। और वो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मन ई बोरलॉग अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और काफी बार पूछा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र के अंदर का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहां पर सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को मिलता है कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कृषि के क्षेत्र में नहीं दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। और ये कहाँ? इनका तो मैक्सिको में, सिमिट मैक्सिको में इनका सेटअप था। सिमिट मैक्सिको, ठीक है, सिमिट मैक्सिको। और यहीं पर इन्होंने क्या किया? गेहूं की जितनी भी बोनी किस्में थी, ठीक है, और बोनी किस्मों का जो जीन था वो किसने तैयार किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग ने तैयार किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो वर्क रहा था किसके ऊपर रहा था? गेहूं के ऊपर, जिन्होंने वहां क्या दिया? नॉरिन 10 जीन दिया। वो भी सिमिट मैक्सिको में विकसित किया गया था। और नॉरिन 10 की वजह से जो लरमाराजो, सोनारा 64 किस्में विकसित की गई थी वो भी किसने की थी? नॉर्मन ई बोरलॉग ने की थी। तो इंपॉर्टेंट किस्में कौन कौन सी विकसित की थी वो भी लिख ले। जो किस्में विकसित की थी इन्होंने, सोनारा 64 और लरमाराजो। और सोनारा 64 एंड 63, सोनारा 63, सोनारा 64 दोनों ही विकसित की थी। और कौन सा जीन यूज हुआ था? ये बोनी किस्में। कौन सी है? बोनी। और बोनी किस्मों का जो जीन था वो क्या था? नॉरिन 10।
और इस नॉरिन 10 को भी निकालने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। एक इंपॉर्टेंट है भाई, नॉर्मन ई बोरलॉग ने सिमिट मेक्सिको के अंदर गेहूं का एक बोना जीन तैयार किया था, नॉरिन 10, और इस नॉरिन 10 से गेहूं की कुछ बोनी किस्में बनी, कौन सी? लरमा राजो और सोनारा 64, जो हरित क्रांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है और हरित क्रांति के लिए इनको डेवलप किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को 3-4 चीजें ध्यान रखनी है कि नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ थे? तो मेक्सिको में थे, सिमिट मेक्सिको में, और सिमिट मेक्सिको में ही इन्होंने ये किस्में भी रिलीज की और जीन डेवलप किया। ठीक है, इसके अलावा ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो पैथोलॉजिस्ट थे। पैथोलॉजिस्ट होने के साथ साथ वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1970 के अंदर, जो किस क्षेत्र में था? शांति के क्षेत्र में था। ठीक है, चले इसके अलावा कुछ और देखते हैं। स्वामीनाथन साहब, MS स्वामीनाथन, भारत के एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, जो भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसी के साथ हरित क्रांति के जनक के साथ साथ इन्होंने किसान आयोग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? किसान आयोग। किसान आयोग की स्थापना की थी, कब की थी? 2004 में। ठीक है, स्वामीनाथन साहब का ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि स्वामीनाथन साहब ने क्या किया था? किसान आयोग की स्थापना की थी, और वो कब की थी? 2004 के अंदर की थी। इसके अलावा इनका जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है कि ये जो है भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, भारत के अंदर क्या है? हरित क्रांति के जनक है। इसी के अलावा इनको विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया 1987 में। 1987 में इनको विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार भी दिया गया। दूसरा खाद्य पुरस्कार 1980, ठीक है, 1989 के अंदर वर्गीस कुरियन को मिला था। किसको मिला था? सेकंड जो खाद्य पुरस्कार था वो वर्गीस कुरियन को मिला था, लेकिन पहला जो खाद्य पुरस्कार था वो किसको मिला था? स्वामीनाथन को मिला था। ठीक है, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको जो मेजर इनको सम्मानित किया था वो छोड़ देना इनको, लेकिन इनकी एक पुस्तक है वो एक इम्पोर्टेंट है, व्हीट रिवोल्यूशन के नाम की इनकी एक पुस्तक है, वो भी काफ़ी फेमस है। तो ध्यान रखना, गेहूं में क्रांति या गेहूं की क्रांति। ठीक है, ये एक इनकी पुस्तक का नाम है जो व्हीट रिवोल्यूशन के नाम से मिलती है। इसके अलावा इन्होंने 2004 के अंदर किसान आयोग बनाया था। किसान आयोग बनाने का मेन कारण था कि भारत में किसानों की कोई सुनते नहीं है, तो उस किसान आयोग के जरिए जो किसानों की आवाज़ है पूरे देश में फैलाने के लिए इन्होंने किसान आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, 2004 के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान, भारत के अंदर ये क्या है? हरित क्रांति के जनक है, और इनको विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक सतत हरित क्रांति, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द चलता है। कौन सा चलता है? एवर ग्रीन रिवोल्यूशन। ये एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप यूँ बोले कि एवर ग्रीन रिवोल्यूशन किसने दिया था, तो एवर ग्रीन रिवोल्यूशन भी किसने दिया था? स्वामीनाथन ने ही दिया था। एवर ग्रीन रिवोल्यूशन और रेनबो रिवोल्यूशन, ठीक है, यानी इंद्रधनुष क्रांति और सतत हरित क्रांति, ये दोनों ही सेम है, दोनों ही पर्टिकुलर ऑल ओवर एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ये काउंट की जाती है। ठीक है, तो सतत हरित क्रांति किसने स्टार्ट की थी? ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वहां बच्चे सोच रहे थे आगे सतत आ गया। ठीक है, तो सतत आने का मतलब ये नहीं कि इसका शब्द विलियम गॉड ने दिया था। जब सतत हरित क्रांति शब्द पूछा जाता तो उसका नामकरण किसने किया था? स्वामीनाथन ने किया था। और हरित क्रांति का नामकरण किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो हरित क्रांति शब्द तो वो किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था, और सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? स्वामीनाथन ने दिया था। ठीक है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या इंपॉर्टेंट है? भारत के अंदर हरित क्रांति की जनक, दूसरा सतत हरित क्रांति शब्द दिया, तीसरा किसान आयोग की स्थापना की, ठीक है, और चौथा खाद्य पुरस्कार और व्हीट रिवोल्यूशन इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो ये पांचों पॉइंट आप लोग अच्छे से इनके बारे में ध्यान रखें। इसके अलावा ये गेहूं प्रजनक यानी व्हीट साइंटिस्ट है, तो इन्होंने व्हीट के नाम से ही एक बुक लिखी। ठीक है, इसमें अपन आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। काफी बार आपसे पूछ ले कि कौन से साइंटिस्ट है, तो व्हीट साइंटिस्ट है यानी गेहूं प्रजनक है, क्योंकि इनकी बुक का नाम भी क्या था? व्हीट रिवोल्यूशन था। ठीक है, यानी इनका जो सारा जीवन व्यतीत हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था? गेहूं के ऊपर हुआ था। ठीक है, इन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज की वो गेहूं के अंदर ही की थी। नेक्स्ट देखें, इनको भी देखा क्या लाइव टेलीविजन में काफी बार आए हुए।
लिख दिया, कहाँ देखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखो वर्गीस कुरियन, इनके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। वर्गीस कुरियन के बारे में पहले भी पढ़ चुके थे। एनडीडीबी के प्रथम चेयरमैन माने जाते थे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? आनंद गुजरात के फर्स्ट चेयरमैन माने जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इसके अलावा इनको देखो 1989 के अंदर विश्व का दूसरा खाद्य पुरस्कार मिला, विश्व का दूसरा खाद्य पुरस्कार, दूसरा खाद्य पुरस्कार किसे मिला गया? किसे दिया गया? वर्गीस कुरियन को दिया गया। एक भारतीय साइंटिस्ट है, उनका जन्म कोझिकोड केरला में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कोझिकोड केरला में। केरल, कोझिकोड केरल के अंदर इनका जन्म हुआ था। विश्व का दूसरा खाद्य पुरस्कार। इसके अलावा उन्होंने श्वेत क्रांति स्टार्ट की थी। कौन सी क्रांति स्टार्ट की थी? श्वेत क्रांति, जिसको तो अपन किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी अपन जानते थे, ठीक है। और श्वेत क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1970 के अंदर। कब स्टार्ट हुई थी? 1970 के अंदर स्टार्ट हुई थी, जो 1970 से चलकर कहाँ तक चली थी? 96 तक। और यहाँ तक कितने चरण हो गए थे? 3 चरण हुए थे। कितने चरण? 3 चरण। कौन कौन से चरण थे? 70 से 80, 81 से 86 और 86 से 96। ये तीनों चरण में इन्होंने क्या किया था? हरित क्रांति को कंप्लीट किया था, सॉरी श्वेत क्रांति को। और श्वेत क्रांति के मेन ऑब्जेक्ट क्या थे? मेन उद्देश्य क्या थे? श्वेत क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? दूध उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीणों को दूध की उचित मूल्य दिलवाना और ग्रामीणों की आय स्तर सुधारना या फिर आर्थिक स्थिति को सुधारना। ये 3 रीजन है भाई। पहला तो क्या था? दूध उत्पादन बढ़ाना। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो आर्थिक स्थिति क्या होगी? सुधरेगी, ठीक है। ये तीनों रीजन, पहला उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ गया तो उसकी आय बढ़ाना, और आय बढ़ाने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करना। भाई आय बढ़ाना या उचित मूल्य दिलवाना एक ही बात है। उचित मूल्य दिलेगा इसका मतलब क्या होगा? आय बढ़ेगी, ठीक है। तो 3 रीजन इसके मेजर है कि पहला तो क्या है? श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति 1970 में स्टार्ट हुई थी। 1970 में स्टार्ट हुई, 1990 में क्या हुई? खत्म हुई, ठीक है। जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसको 1989 के अंदर विश्व का दूसरा खाद्य पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखो एसके वत्सल, एसके वत्सल एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है एसके वत्सल के ऊपर। एक्चुअल में ये क्या है? मक्का प्रजनक है। और कहां पर काम करते थे? सीमित मेक्सिको में काम करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? HQPM यानी हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि खाद्यान्नों के अंदर एमिनो एसिड्स की कमी होती है। कौन से? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की, ठीक है। खाद्यान्नों के अंदर किन एमिनो एसिड की कमी होती है? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की कमी किस खाद्यान्न फसल में देखने को मिलती है, या फिर किस अनाज वाली फसल में देखने को मिलती है? मक्का के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो किसमें होती है? मक्का के अंदर होती है। लेकिन मैं कहूं कि लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन सर्वाधिक किन में होता है? दलहनी फसलों में। और दलहनी फसलों में किसकी कमी होती है? मिथ्योनिन की कमी होती है। यानी लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होता है किसमें? अनाज। और मिथ्योनिन कम होता है किसमें? दलहनी फसलों में। मिथ्योनिन सर्वाधिक होता है अनाज में, और लाइसिन ट्रिप्टोफैन सर्वाधिक होता है दलहनी फसलों में। लेकिन अनाज वाली फसलों के अंदर सबसे कम जो लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन होता है वो किसमें होता है? मक्का के अंदर होता है। और इन्होंने क्या किया? कुछ किसमें विकसित की? प्रोटीना और ये कुछ किस्में विकसित की थी। किसकी? मक्का की किस्में थी। रत्ना, प्रोटीना, शक्तिमान, ये वगैरह सारी किस्में थी जो किसकी है? मक्का की किस्में। और इन किस्मों के अंदर क्या है? हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, जिसे अपन बोल सकते हैं उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं? उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, जो किसके अंदर है? रत्ना, प्रोटीना और शक्ति के अंदर। या फिर ये बोल सकते हैं कि इन किस्मों के अंदर लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन सर्वाधिक है। इन किस्मों में क्या है? लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन सर्वाधिक। ये पोलन कल्चर के द्वारा विकसित की गई है, डेवलप की गई किस्में है।
उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन की जिसका जो अगर बात करें तो इसके रक्षा में दिया था, और इसी वजह से 2000 के अंदर इनको क्या दिया गया, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार से इनको 2000 के अंदर सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप लोगों को ध्यान रखना है किससे, H2PM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज HK वत्सल, और किसमें कौन सी दी थी, रत्ना प्रोटीना और शक्ति, रत्ना प्रोटीना और शक्ति, ये तीनों ही किसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसमें है, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज है। हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज का मतलब क्या है, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन धनी, काफी बार पूछा जाता है, लाइसिन व ट्रिप्टोफैन। इन किस्मों में क्या होता है, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन सर्वाधिक पाया जाता है। फिर देखो KL चड्डा, एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, दोनों ही इमेजेस जो है वो KL चड्डा की, दोनों ही इमेजेस किसकी है, KL चड्डा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार जब आपसे पूछते हैं ना कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, अपने को माइंड में ये रहता है कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर KL चड्डा, यही रहता है माइंड में। यहाँ मैं अगर बात करूँ KL चड्डा की तो थोड़ा सा ध्यान रखना, KL चड्डा फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, KL चड्डा। इनको 2012 के अंदर इंपॉर्टेंट रहा हुआ है, 2012 में इनको काफी अवार्ड भी मिले हैं, पद्मश्री से भी नवाजा गया है इनको। ठीक है, 2012 के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में जो ये जनक है KL चड्डा, KL चड्डा को अपन जो सुनहरी क्रांति मानते हैं, ठीक है, सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक मानते हैं अपन इनको। ठीक है, यही इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या सुनहरी क्रांति के जनक है। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन या फिर सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति के जनक। ठीक है, सुनहरी क्रांति के जनक है, और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। ठीक है, और इसी की वजह से, सुनहरी क्रांति की वजह से ही 2012 में, अब 2012 में सेब के अंदर सर्वाधिक प्रोडक्शन हुआ था, सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। 2012 में सेब के अंदर सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिला था। ठीक है, इसकी वजह से, सुनहरी क्रांति की वजह से। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति का जो सेटअप हुआ था वो कब हुआ था, सुनहरी क्रांति जो इस्टेब्लिश हुई थी या स्टार्ट हुई थी किसकी वजह से हुई थी, KL चड्डा की वजह से हुई थी। और यहाँ पर जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को कभी पूछा जाए कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो देखो यहाँ 1% टाइम पर कोई फिक्स नहीं है कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है कौन, यहाँ 1% टाइम पर कोई फिक्स नहीं है। काफी जगह आप लोगों को MS रंधावा को दिखा दिया जाता है, MS रंधावा, और जाहिर सी बात है अपने यहाँ पर भी MS रंधावा ही पढ़ने को मिला होगा आप लोगों को, लेकिन MS रंधावा फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर नहीं है, उद्यानिकी के जनक MS रंधावा नहीं है। MS रंधावा के अलावा देखो यहाँ पर आता है मोरीगोड़ा, MS मोरीगोड़ा, MS मोरीगोड़ा ही क्या है, उद्यानिकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये भी अभी तक सर्टिफाइड या फिर प्रूफेबल नहीं है, ऑथेंटिक आंसर ये भी नहीं है। इसके अलावा जो ऑथेंटिक आंसर अपने को मिलता है वो सिस्टेमिक पोमोलॉजी का मिलता है, डी कैंडोल। किसका मिलता है, डी कैंडोल वगैरह या कैंडले जिसे अपन बोलते हैं, सिस्टेमिक पोमोलॉजी, सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जनक माने जाते हैं। और KL चड्डा के बारे में काफी बार पूछ लिया जाता है नॉर्मली, तो KL चड्डा है तो आप लोग इसको क्या करते हैं, पोमोलॉजी के जनक बता देते हैं। क्या करते हैं, पोमोलॉजी के जनक बताते हैं, क्योंकि ये सुनहरी क्रांति के जनक है। इनका जो रिलेशन है वो किससे है, फल उत्पादन से है, और फल उत्पादन में क्या आता है, पोमोलॉजी आती है, तो आप इसको क्या करते हैं, पोमोलॉजी के जनक बताते हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की यही खामी रहती है कि KL चड्डा को पोमोलॉजी के जनक बताते हैं, बाकी KL चड्डा पोमोलॉजी के जनक नहीं है। ठीक है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक माने जाते हैं डी कैंडोल, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इतना सा ध्यान रखना, अभी इतना ध्यान रखना कि एक फल वैज्ञानिक है, क्या है, फ्रूट साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या किया था, सुनहरी क्रांति स्टार्ट की थी, यानी सुनहरी क्रांति की क्या है, जनक है। और इनको 2012 के अंदर पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ठीक है, जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी उन्होंने इनको क्या किया, पद्मश्री से नवाजा था। इसके अलावा देखो डॉक्टर RS RS परोदा एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, काफी बार इनका क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
ICR वगैरह के जो एग्जाम देते हैं उसके अंदर बड़ौदा का काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो चारे वाली जितनी भी फसलें हैं, चारे वाली फसलों के एक्चुअल में साइंटिस्ट है ये। ठीक है, जितने भी चारे वाली फसलें होती है ना, उनके ये क्या है, साइंटिस्ट है। बट इनका जो मेन स्थान है वो कहाँ है, राजस्थान। अपन इनको क्यों पढ़ रहे हैं, राजस्थान के हिसाब से। ठीक है, और इसी के साथ ICR के प्रथम महानिदेशक भी रह चुके हैं। ठीक है, प्रथम नहीं, ICR के DG भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, राजस्थान के प्रथम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपने को सीधा सा इतना ध्यान रखना, राजस्थान के निवासी है जो ICR के DG भी रह चुके हैं। ICR के महानिदेशक जनरल डायरेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। लेकिन इनका जो मेन वर्क था किस पे था, चारे वाली फसलों के ऊपर। फॉडर क्रॉप जितनी भी थी, फॉडर क्रॉप के ऊपर इन्होंने काम करते थे और ICR के DG भी रहे थे। इनका जो मूल निवास है वो कहाँ है, राजस्थान है। ठीक है, इसके अलावा देखो हाँ, खाद्य पुरस्कार से भी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चले इसके अलावा देखो संजय राजाराम। संजय राजाराम, ऐसे तो काफी सारे साइंटिस्ट है जिनको काफी सारे अवार्ड मिले गए। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही चीज है। एक तो आपको स्वामीनाथन याद रखना है, ठीक है, नॉर्मनी बोरलॉग याद रखना है, इसके अलावा वर्गीस कुरियन। इन तीनों को जो अवार्ड मिले हैं वो अवार्ड आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं स्वामीनाथन की बात करूं, स्वामीनाथन जी के चक्कर में तो इनको काफी सारे अवार्ड मिले गए हैं। अगर आप सही ढंग से नोट करें तो पूरी 3-4 पेज आराम से आप इसके ऊपर, इसके अवार्ड के ऊपर लिख सकते हैं। तो इतने अवार्ड अपने काम के नहीं है। अपने जो काम के हैं वो विश्व खाद्य पुरस्कार है, जो प्रथम स्वामीनाथन को मिला, सेकंड वर्गीस कुरियन को मिला, और नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, एनी बोरलॉग को मिला था। वो भी किसमें, शांति के क्षेत्र में मिला था, कृषि क्षेत्र में नहीं मिला। इसके अलावा देखो संजय राजाराम जी, ये अंतरराष्ट्रीय गेहूं प्रजनक थे और इनको जो मेजरली 2001 के अंदर चीन का फ्रेंडशिप मेडल से सम्मानित किया गया था। चीन के अंदर एक फ्रेंडशिप मेडल चलता है जिससे इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनको पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है कि ये भारतीय है और भारतीय होने के साथ साथ क्या है, गेहूं प्रजनक है, वीट साइंटिस्ट है। ठीक है, इतना सा अपन इसको क्या करते हैं, याद रखते हैं। डॉक्टर GS खुश, डॉक्टर GS खुश एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जो मेन चीज आप लोग याद रखोगे वो क्या है, चावल प्रजनक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था, सुपर राइस दिया था। क्या दिया था, सुपर राइस। एक इतना सा ध्यान रखना, सुपर राइस। ठीक है, सुपर राइस। अब सुपर राइस होता क्या है, सुपर राइस, सुपर व्हीट होते क्या है, सुपर राइस, सुपर राइस का मतलब क्या होता है, जो सामान्य किस्मों की अपेक्षा 15 से 20% या 10 से 20% अतिरिक्त उपज देते हो। सामान्य किस्मों की अपेक्षा 10 से 20% अधिक उपज देते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, सुपर राइस या फिर सुपर व्हीट बोलते हैं। सुपर व्हीट नागार्जुन अलग है। ठीक है, सुपर व्हीट भी आया था, इसी के अलावा क्या आया था, सुपर राइस भी आया था। और सुपर राइस किसने दिया था, GS खुश ने दिया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपर राइस किसने दिया था, GS खुश ने दिया था। और सुपर राइस का मतलब क्या होगा, सामान्य किस्मों से, सामान्य किस्मों से 10 से 20% अधिक उपज, 10 से 20% अधिक उपज। यानी जिन किस्मों में सामान्य किस्मों से 10 से 20% अधिक उपज मिलती है वो क्या है, सुपर है, वो क्या है, सुपर है। और सुपर राइस की जो बात करें तो किसने दिया था, GS खुश ने दिया था। ठीक है, और ये आप लोगों को GS खुश दिख रहे हैं ना, इनके दांत देख रहे हो तुम लोग हैं, मुझे पता है इनके दांत देख रहे होंगे तुम लोग। दांत मत देखो, इनके कर्म देखो। ठीक है, जिनको आप लोगों को अधिक उपज देने वाली हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोवाइड करवाई थी, अधिक उपज देने वाली किस्में आप लोगों को दी थी, जो सामान्य किस्में से 10 से 20% क्या करती है, अधिक उपज देती है, और 10 से 20% कम नहीं होता। ठीक है, तो जो भी किस्में 10 से 20 सामान्य किस्मों से 10 से 20% ज्यादा उपज देती है उसे अपन सुपर में काउंट करते हैं। चाहे वो सुपर व्हीट हो तो भी 10 से 20% अधिक उपज देगा, चाहे वो सुपर राइस हो तो भी 10 से 20% अधिक उपज देगा। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट और है जैसे NG दस्ताना। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सिंचाई निर्धारण पर कार्य किया था। किसके ऊपर, सिंचाई निर्धारण यानी इरिगेशन शेड्यूलिंग पर कार्य किया था। सिंचाई निर्धारण का मतलब क्या होता है, कब कैसे और कितनी, कब कैसे और कितनी सिंचाई करें।
कब सिंचाई करें, कैसे सिंचाई करें और कितनी सिंचाई करें, कब, कैसे और कितनी। भाई इरिगेशन आप लोगों ने इतनी बार पढ़ लिया होगा, ये तो पता चल गया होगा कि कब सिंचाई करनी चाहिए, क्रिटिकल स्टेज पर करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, क्रिटिकल स्टेज पर। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और आती है, जैसे सोइल के अंदर नमी कम पड़ जाए या सोइल की पत्तियों का टेम्परेचर माप कर, ठीक है, इस तरह से भी अपन इनमें सिंचाई कर सकते हैं। इंडिकेटर प्लांट ग्रो करके सिंचाई कर सकते हैं, जैसे इंडिकेटर प्लांट यानी सूरजमुखी का पौधा आप लोग किसी फसल के खेत में लगा देते हैं और सूरजमुखी में क्या होता है, हल्की से पानी की कमी पड़ी और सूचक पौधा होने के लिए क्या होता है, वो जल्दी मुरझा जाता है। जैसे ही उसमें हल्के से पानी की कमी पड़ेगी, सूचक पौधा किसे बोलते हैं, यानी उसके अंदर थोड़ी सी भी कमी आती है, वो अपने सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। तो सूरजमुखी में यही होता है, अगर हल्के से पानी की कमी पड़ेगी तो वो क्या करेगा, मुरझाने लग जाएगा और जैसे ही मुरझाता है अपन सिंचाई कर देते हैं। तो क्रांतिक अवस्था इंडिकेटर प्लांट लगाकर या इंफ्रारेड थर्मामीटर से अपन पत्तियों का टेम्परेचर माप कर सकते हैं। कैसे करें, विधियां देखेंगे। क्या देखेंगे, विधियां। दो तरह की विधियां देखी थी, सरफेस देखी थी, सब सरफेस देखी थी और मॉडर्न देखी थी, ठीक है। और सरफेस के अंदर आप लोगों ने थाला विधि देखी थी, क्यारी विधि देखी थी, रिज एंड फेरो देखी थी, ठीक है, ये कुछ मेथड अपन ने उसमें देखा था। और सब सरफेस में कौन सी देखी थी, टाइफून देखी थी, ठीक है, टाइफून वगैरह देखी थी। इसके अलावा मटका विधि देखी थी, मटका विधि किसने दी थी, काजरी ने दी थी। और अधोभूमिक ने क्या होगा कि डायरेक्ट जड़ क्षेत्र होता है वहां पर पानी दिया जाता है। बाकी मॉडर्न इरिगेशन मेथड जैसे कौन कौन से, ड्रिप इरिगेशन मेथड, ड्रिप के साथ साथ स्प्रिंकलर्स वगैरह, फुहारा विधि जो इसी ने दिया था। रेन गन वगैरह भी आता है, रेन गन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो कितनी सिंचाई करें, तो वाटर रिक्वायरमेंट देख रहे थे। क्या देख रहे थे, वाटर रिक्वायरमेंट, यानी एक फसल को कितने पानी की जरूरत है, एक फसल को कितने पानी की जरूरत है। तो ये इरिगेशन मतलब जिसे अपन इरिगेशन शेड्यूलिंग बोलते हैं, सिंचाई निर्धारण। और सिंचाई निर्धारण के ऊपर कार्य किसने किया था, एनजी दस्ताने ने किया था। इसके अलावा देखो एसएस बीन्स ने क्या किया था, रिले पद्धति दी थी, यानी रिले क्रॉपिंग स्टार्ट किया था। और इन्होंने पैटर्न के ऊपर भी चर्चा की थी। किसके ऊपर चर्चा की थी, क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल पद्धति के ऊपर भी इन्होंने चर्चा की थी। भाई फसल पद्धति का मीन्स क्या होता है, फसल पद्धति एज ए लाइक क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र के समान, ठीक है। फसल पद्धति क्या होती है, फसल चक्र ही होता है जिसके अंदर एक सीमित भूमि में अपन क्या करते हैं, फसलों को हेर फेर करके बोते हैं, ठीक है। और फसल पद्धति में आप लोगों को ये निर्धारित होता है कि कौन सी फसल कब सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे आप लोग सोचे कि आप राजस्थान के अंदर रह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँ कि राजस्थान में आप कौन सी फसलों का चयन करेंगे, जिनको पानी कम चाहिए, ऐसी फसलों का चयन करेंगे। तो ये किससे पता चलता है, अपने को फसल पद्धति से पता चलता है, यानी क्रॉपिंग पैटर्न से पता चलता है। तो इनके बारे में, और रिले क्रॉपिंग एक इंपॉर्टेंट है। क्या होती है रिले क्रॉपिंग, तुम दोनों क्या मस्ती कर रहे हो, हैं? क्या होती है रिले क्रॉपिंग, हाँ सुपरवाइजर। रिले क्रॉपिंग का मतलब भाई साहब बता रहे, हेर फेर करके फसल बोना। एक बार तालियां हो जाए, नॉर्मल बस। अभी 4-5 दिन पहले बताया था, है ना, रिले क्रॉपिंग चेतन, बस 5-6 दिन पहले पढ़ाया था, है ना। अविराम फसलें, बस ये इंग्लिश मीडियम में। मैं बता दी ना, इंग्लिश में आगे ना एक फसल की कटाई से ये कब बोल रहा पता है, मैंने जब अविराम बोला ना, तब इसके माइंड में एकदम डेफिनेशन क्रिएट हो गई कि अरे एक फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल को बो देना क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ये इसको गलत बिठा रहे हिंदी में, लकड़ बिगड़ गया छोरा, इंग्लिश को छोड़कर हिंदी में कन्वर्ट होने लग गया, है ना। ऐसा मत करना, रिले क्रॉपिंग याद रखो। अविराम फसलों के नाम से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, रिले क्रॉपिंग के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीन्स ने क्या किया था, रिले क्रॉपिंग के ऊपर स्टडी की थी। रिले क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि एक फसल कटने से पूर्व ही क्या करते हैं, दूसरी फसल बो देते हैं। ये इमेज यहाँ देख रहे हैं, काफी छोटा लगाया है मैंने, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फसल नहीं कटी उससे पहले अपन क्या करते हैं, दूसरी फसल बो देते हैं। सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कपास के खेत में अभी अपन गेहूं बो देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, कपास की पूरी उपज लेते हैं उस वजह से, ठीक है। इसके अलावा ये सारा पूर्वी राज्यों में चलता है, जिसे उत्तरा पेरा का नाम दिया गया छत्तीसगढ़ बिहार के अंदर, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के ऊपर इन्होंने डिस्कस किया था। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यानी मंद गति से जो
नाइट्रोजन को उत्सर्जित करने वाले जो फर्टिलाइजर है उनके ऊपर डिस्कस किया था। स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे नीम कोटेड यूरिया हो गए, ठीक है, सल्फर कोटेड यूरिया हो गए, सल्फर कोटेड, नीम कोटेड, जितने भी कोटेड यूरिया साले क्या है, सारे के सारे किस्म आते हैं स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के अंदर आते हैं। और इनके ऊपर जो डिस्कशन किया था वो किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट कितने साइंटिस्ट हो गए? 10-12 साइंटिस्ट देखे। इसके अलावा देखो और साइंटिस्ट आते हैं निकोलस, ये तो पढ़ा हुआ है। क्रियात्मक पोषक तत्व, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट, कौन से न्यूट्रिएंट? फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट। और कब दिए थे? 1963, 1963। कौन कौन से होते हैं क्रियात्मक पोषक तत्व, फंक्शनल न्यूट्रिएंट? क्रियात्मक पोषक तत्व कब कौन कौन से होते हैं? एनपीके क्रियात्मक है। धन्य है आपको नॉलेज को। निकोलस ने दिए थे। किसने दिए थे? निकोलस ने। भाई आवश्यक पोषक तत्व आर्नोन और स्टाउट ने दिए थे। इसके बाद आर्नोन ने वापस रिफाइंड किया था। रिफाइंड करने के बाद आए थे निकोलस महाराज और इन्होंने क्या किया था? क्रियात्मक पोषक तत्व दे दिए। वेसिकोना क्या दिया था? वेसिकोना, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। क्या बोला था? पौधों के लिए आवश्यक, पौधों के लिए अनिवार्य तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं लाभदायक है। पौधों के लिए आवश्यक तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं क्या है? लाभदायक है और इंपॉर्टेंट है वेसिकोना। ये क्या है? 4 क्रियात्मक पोषक तत्व है। कितने हैं क्रियात्मक पोषक तत्व? कितने हैं टोटल? 4। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो आर्नोन एंड स्टाउट, इन्होंने क्या दिया था? 1939 के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी दी थी और इनके अंदर आवश्यक पोषक तत्व भी इन्होंने ही दिए थे। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व भी इन्होंने ही दिए थे। कितने होते हैं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व? 17। ठीक है, कितने होते हैं? 17। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ 16 ही खोजे थे। कितने खोजे थे? 16 ही खोजे थे। एक और खोजा था निकल। किसने खोजा था? ब्राउन ने। ब्राउन और उसके साथियों ने। किसने खोजा था? साथी। ठीक है, जो इनकी मित्र मंडली थी इन सभी ने मिलकर क्या किया? निकल को खोजा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है निकल वगैरह को खोजने में। तो आर्नोन और स्टाउट ने तो सिर्फ 16 ही पोषक तत्व दिए थे लेकिन 8 प्रेजेंट टाइम पर आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या आपसे पूछे, आप कितने बोलोगे? 17 बोलोगे। कितने बोलोगे? 17 बोलोगे। ठीक है, तो आवश्यक पोषक तत्व है तो 17 लेकिन आर्नोन स्टाउट ने सिर्फ खोजे जो थे वो कितने थे? 16। और निकल की जो खोज की थी वो ब्राउन ने की थी। ठीक है, चले रॉबर्ट ब्राउन है या अशोक ब्राउन? ब्राउन, हाँ रॉबर्ट ब्राउन हुई। ठीक है, चले इसके अलावा देखो आर्नोन ने इसे क्या किया? जो आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी थी उसको रिफाइन किया था 1954 के अंदर, यानी पुनः वर्गीकृत किया था। पुनः वापस इसकी परिभाषा थी और क्या कहा था कि जिस पोषक तत्व की कमी है उसको वही पौधा दूर करेगा। यानी आपका सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की टेबलेट ही आप लोगों को लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा एक पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। इस तरह की 3-4 बातें किसने बताई? आर्नोन ने बताई। और ये क्या होती है? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, यानी आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी होती है जो आर्नोन स्टाउट ने दी थी 1939 के अंदर। लेकिन आर्नोन ने वापस इसको क्या किया था? परिभाषित कर दिया था। कब किया था? 1954 के अंदर। इसके अलावा देखो डॉक्टर गौतम, बाजरे की नर्सरी सुझाई थी इन्होंने। क्या कहा था? कि बाजरे की नर्सरी लगा सकते हो आप। बाजरे में जो आप लोग डालते हो 3 से 4 किलो जो बीज दर जो अपन लेते हैं उस सीड रेट को करो रिड्यूस और वहां क्या करो? 500 मीटर स्क्वायर में बाजरे की नर्सरी लगाओ। कितने मीटर स्क्वायर में? 500 मीटर स्क्वायर में बाजरे की नर्सरी लगाओ जो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होती है। और इसके अंदर आप बीज दर डाल सकते हो 2.5 किलो। कितनी डाल सकते हो? 2.5 किलो। और जैसे ही पौधा 20 से 25 दिन का होता है आप इसको प्रतिरोपित कर दें, ट्रांसप्लांट कर दें। ठीक है, समझ में आया? बाजरे की नर्सरी मिस्टर गौतम ने दी थी। ठीक है, कितना मीटर स्क्वायर सजेस्ट किया था? 500 मीटर स्क्वायर जो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। इसमें जो बीज दर डाली थी कितनी डाली थी? 2.5 किलो या 2 किलो के समथिंग इसने ऐड किया था और 20 से 25 को प्रतिरोपित कर रहे थे। और नॉर्मल कंडीशन में सारे में 20 से 25 दिन अपन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मेजर अपन ने देखा था ये साइंटिस्ट के ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा देखिए
इसके अलावा देखिए सीटी पटेल इंपॉर्टेंट है, आनंद गुजरात, सीटी पटेल 1970 में इन्होंने क्या था, H4 दी थी। 1970 में क्या किया था, H4 दी थी। और ये H4 किसकी, कपास की किस्म है, किसकी है, कपास की किस्म है, पहली संकर किस्म है, जो सीटी पटेल ने कहां से दी, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात से डेवलप की थी। कहां से विकसित की थी, आनंद गुजरात, GAU, ठीक है। और ये आपका आनंद गुजरात, ये इसके फ्रंट जो चेयरमैन जहां बैठता है उसकी बिल्डिंग है, आनंद गुजरात की, काफ़ी अट्रैक्टिव बिल्डिंग है, गुजरात की सबसे मोस्ट फेवरेबल और सबसे अच्छी बिल्डिंग मानी जाती है। इसके अलावा देखिए लिबिंग्स, लिबिंग्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कृषि रसायनिकी जनक, कृषि रसायनिकी के जनक, और लॉ ऑफ मिनिमम भी इन्होंने दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम तो खैर केमिस्ट्री का हो जाता है, इतना याद नहीं भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृषि रसायनिकी के जनक माने जाते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। ब्लैकमैन, ठीक है, सीमाकारी सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, सीमाकारी सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ लिमिटेशन फैक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया था, सीमाकारी सिद्धांत। इसके अलावा देखो ब्रेश, ये ब्रेश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया था, पोषक तत्वों की गतिशीलता बताई थी, पोषक तत्वों की गतिशीलता बताई थी। मोबिलिटी के जो ऊपर डिस्कशन किया था वो किसने किया था, ब्रेश ने किया था। और गतिशीलता के आधार पर इन्होंने पोषक तत्वों को डिवाइड भी किया, पोषक तत्वों के जो गतिशीलता के आधार पर पौधों को क्या किया, डिवाइड भी किया, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार की थी, पौधे की क्या की, एक स्ट्रक्चर तैयार की थी इन्होंने, ठीक है। इस तरह से पौधा बनाया और उसके ऊपर क्या बताया, गतिशीलता बताई, ठीक है। भाई सबसे पहले सर्वाधिक गतिशील जो होता है वो क्या होता है, नापाक, NPK, MO और MG। ये क्या होते हैं, नापाक मोहब्बत में मजे कर लिए, नापाक मोहब्बत में मजे कर लिए। और ये क्या होते हैं, पौधों में सबसे अधिक गतिशील होते हैं, पौधों में सबसे अधिक गतिशील होते हैं, जो डायरेक्ट नीचे से घुसते हैं और डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, नीचे वाली जो पत्तियां होती है उनके अंदर क्या होती है, कमी दिखाई देती है। सबसे अधिक गतिशील कौन सा पोषक तत्व है, NPK, MO, MG। फिर आता है मध्यम गतिशील, जो बीच का आता है जिंक। ये क्या होता है, बिन पेंदे का लोटा होता है, क्या होता है, बिन पेंदे का लोटा, कभी ऊपर गुड़ जाता है कभी नीचे गुड़ जाता है। इसके अलावा देखो कम गतिशील आते हैं नई पत्तियों पर, कम गतिशील कहाँ आते हैं, नई पत्तियों पर। और कम गतिशील में आता है फेरस, मैग्नीज, ठीक है, सल्फर, ये एक इंपॉर्टेंट है। और क्लोरीन वगैरह भी आप लोगों को नई पत्तियों पर ही दिखाई देता है, ठीक है। क्लोरीन वगैरह भी, क्लोरोसिस आती है, न्यू पत्तियों पर ही दिखाई देता है। इसके अलावा देखो यहाँ आप लोगों को दिखाई देते हैं जो टॉप यानी एक्सिलरी जो बर्ड होती है ना, टॉप बर्ड, इसके ऊपर आप लोगों को दिखाई देंगे कैल्शियम और बोरोन। क्या दिखाई देंगे, कैल्शियम और बोरोन। यानी कैल्शियम और बोरोन की जो कमी दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देती है, टॉप पोर्शन पर, ठीक है। जो कैल्शियम और बोरोन है और ये दोनों क्या है, अगतिशील है, क्या है, अगतिशील। पौधे के अंदर कोई इनका मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। इसलिए अपन इनको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, बोरोग्लूकोनेट का क्या करते हैं अपन, छिड़काव करते हैं, ठीक है। पौधों में बोरोन देना है, बोरेक्स छिड़काव करोगे, कैल्शियम देना है, कैल्शियम सल्फेट का छिड़काव करना पड़ेगा, क्योंकि इनका मूवमेंट पौधों के अंदर नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से जिंक की जो कमी दिखाई देती है ऊपर और नीचे की दोनों दिखाई देती है, इसलिए अपन गतिशील। सर्वाधिक गतिशील NPK, MO, MG। फिर मैं क्यों सुनूं, ठीक है, ये क्या होते हैं, कम गतिशील होते हैं, जो पौधों की नई पत्तियों पर इनके कमी के लक्षण दिखाते हैं। यानी एक्चुअल में ब्रेस जो था उन्होंने ये बताया कि कौन सा पोषक तत्व तो पौधे के किस भाग पर अपनी कमी के लक्षण दिखाएगा। क्या बताया, पोषक तत्व तो पौधों के किस भाग पर अपनी कमी के लक्षण दिखाएगा, ठीक है। चले इसके बाद देखो डीन व फ्राइन, इन्होंने क्या किया था, फसलों में फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने हेतु कुछ तरीके बताए थे, ठीक है। फसलों के अंदर फास्फोरस ज्ञात करने के कुछ तरीके बताए थे। इसके अलावा डोनाल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ने हार्वेस्टिंग इंडेक्स यानी कटाई सूचकांक दिया था। क्या दिया था, कटाई सूचकांक। और ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे अपन। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होती है, अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखें, हार्वेस्टिंग इंडेक्स नाम का कोई चीज होती है, कटाई सूचकांक कुछ चीज होती है। फिर अपन पढ़ेंगे कि कटाई सूचकांक के ऊपर पूरा एक टॉपिक लेकर पढ़ेंगे कि कटाई सूचकांक हार्वेस्टिंग इंडेक्स होती क्या है, ठीक है।
किसकी सबसे ज्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। इसके अलावा देखो सर्वाधिक सबसे कम दलनी में अरहर। ठीक है, चले बात करो रुडोल्फ स्टेनर की। इन्होंने क्या किया था, जैव गतिकी। ये इंपॉर्टेंट जो आप लोग पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके अंदर इनका पूछा जाता है फादर ऑफ बायोडायनामिक्स। ठीक है, जैव गतिकी के जनक किसे मानते हैं तो रुडोल्फ स्टेनर को मानते हैं। होवार्ड एंड वार्ड, यशवंत डी वार्ड है ना, होवार्ड एंड वार्ड जैविक खेती के क्या कहलाते हैं, पितामह कहलाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या सिद्धांत है, लिखना है, लिखते रहो। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या कॉन्सेप्ट है, बिना केमिकल के क्या करना, खेती करना, यही मेन मोटो है। ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी खाया बिना जैव रसायन का और प्योर ऑर्गेनिक चीजें कभी खाई क्या, नहीं खाई अभी तक? किस किस ने ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रखी है, प्योर ऑर्गेनिक? देखो, अगर आप ये सोचते हैं कि सर हमें क्या पता कि ऑर्गेनिक चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहले आप उसका देखो पौधे का कलर। पौधे का क्या देखोगे, कलर। अगर अच्छा खासा गहरा कलर है, इसका मतलब उसके अंदर कोई केमिकल नहीं डला हुआ है। जब उसके अंदर कोई फर्टिलाइजर डलता है तो वो क्या करता है, पौधे की ग्रोथ को आर्टिफिशियल प्रमोट करता है, और प्रमोट करने के चक्कर में उसका जो नेचुरल कलर क्या होता है, फेड हो जाता है। चीज है उसका कलर। ठीक है, देखकर आप बता सकते हैं कि ये जैविक है या नहीं। यानी अच्छा खासा जब उसके अंदर डार्क कलर है, डार्क ग्रीन कलर है, तो क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई है। ठीक है, सेकंड उसका देखो टेस्ट। जब नॉर्मल कंडीशन में अगर फ्रेश वेजिटेबल आप इनऑर्गेनिक की भी तोड़ रहे हैं, ऑर्गेनिक जो वो आप लोगों को मीठी लगती है, टेस्ट आता है मार्केट, वो नॉर्मल टेस्ट रहता है। जितना नहीं आप लोग बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ठीक करो, स्वस्थ रहो और अच्छा खाओ। ठीक है, और मैं तो ये कहूँ कि शुरुआत आप लोगों को करनी है। शुरुआत किसे करनी है, आप लोगों को। ठीक है, चाहे मैं भी हूँ, इतनी भी खेती करते हैं तो घर वालों को इतनी राय कि क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जीवाश्म खाद्य डालें। खेतों में क्या करें, जीवाश्म खाद्य ज्यादा डालें बजाय कार्बनिक पदार्थों के। अगर आप कहीं यूरिया ज्यादा यूज करें तो थोड़ा थोड़ा कम करवाओ, क्योंकि एक तो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या आएगा, कम आएगा। जाहिर सी बात है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फायदा आपका ही है। अगर आप 1200-1300 रुपए का एक कट्टा डाल रहे हो तो वो कम से कम अगर आप आधा कट्टा भी अगर आप डालते हैं तो आप लोगों का आधे पैसे तो बचे। तो धीरे धीरे रसायन को करो कम, वहां पर क्या पड़ता है नहीं, क्योंकि आप खेती कर रहे हैं, अगर आप खेती जाहिर सी बात आप पशु भी होंगे, खेती कर रहे हैं तो पशु भी आप लोगों के घर में होंगे। तो मुझे पता है कि इंडियन फार्मर जितना भी होता है वो मिक्स्ड फार्मिंग करता है। क्या करता है, मिक्स्ड फार्मिंग, यानी फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी मुख्यतः वो करता है। और जाहिर बात है पशु होंगे तो वहां से गोबर भी आप लोग मिल रहा होगा, और गोबर मिल रहा होगा, यूरिया मिल रहा होगा, उसका जो वेस्ट मटेरियल जितना होगा वो मिल रहा है, आप उसको यूटिलाइज करें, यानी उसको सही तरह से डिकम्पोस्ट करवाएं और उसको खाद के रूप में यूज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिजनेस करें, बड़े लेवल पे लेके आए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप घर के अंदर कितनी क्वांटिटी है आप उसका सही यूज करें। आपके अंदर घर का कचरा निकलता है, आप क्या करते हैं बताता हूँ। सुबह सुबह कचरा निकाला, कचरे को या फिर पड़ोस का घर होता है वहाँ फेंकता है, लेकिन नहीं अभी जो प्लॉट डायरेक्ट थैली ली, छत से ही घुमाया, ये ले उधर, और वो करेगा उस वाला घर वाला उधर घुमाएगा आपकी छत पे। यही होता है, अपना कचरा उनके घर के बाहर, उनका कचरा अपने घर के बाहर। ऐसा क्यों करना, उस कचरे को डिकम्पोस्ट करवाओ ना, आप उस कचरे को क्या करो, डिकम्पोस्ट करो। जो भी आप लोग गोबर की खाद वगैरह डालो उसके साथ उसको डाल दो, वो वहां से डिकम्पोस्ट होकर आपको क्या देगा, एक अच्छी खाद देगा। वही खाद आप कहाँ यूज करो, खेत में यूज करो।
ठीक है, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, ठीक है। ये चीज़ें घर पे जाओ तब सिखाना घर वालों को, और ज़्यादा मत सिखा देना, नहीं तो घर वाले क्या देंगे ना, ज़्यादा ज्ञान दे रहा है दिखे, है ना, ज़्यादा मत सिखाना। लिमिटेड इन द सेंस, पता चला, जाते ही अपनी आदत होती है, जेब में यूँ हाथ डाले, ये ऐसा नहीं, ऐसा करो, फिर तो जूते पड़ेंगे, फिर क्या पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे। सबसे बेस्ट ट्राई दूं मैं, जाते ही तगारी उठाओ और खुद काम करने लग जाओ, और जब खुद काम करने लग गए तो इसका मतलब आप लोगों को 2 लोग पूछेंगे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। पापा आएंगे शाम को, वो बोलेंगे फालतू का फर्जीवाड़ा तू मत कर, छोड़ दे इसको। मम्मी आएगी, वाले तेरे हेल्प करवा दो, और जो कर रही है, जो तुम लोग कर रहे हो उसमें तुम लोगों की और हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ घर वालों को धीरे धीरे आप लोग खुद करके सिखाओगे तब, ऐसा नहीं कि मम्मी ये कर देना फिर जूते ही पड़ेंगे, ध्यान, इस तरह का नॉलेज भी नहीं देना अपने को, है ना। सिस्टमेटिक तरीके से चलना, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करना है। फिर देखो, फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी, तो इंडियन मेट्रोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं वो किसे माने जाते हैं, रामदास को। भाई भारतीय जलवायु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, रामदास। इसके अलावा देखो हॉपकिंस, इन्होंने क्या किया था, बायोक्लाइमेट लॉ दिया था, बायोक्लाइमेट लॉ दिया था। बायोक्लाइमेट लॉ के बारे में वैसे तो कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन इतना ध्यान रखना, फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल कौन है, तो इसका आप लोग को ध्यान रखना, रामदास। इसके अलावा देखो एलार्ड, इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, एलार्ड इंपॉर्टेंट है एक। इन्होंने क्या किया था, फोटो पीरियोडिज्म के अकॉर्डिंग, या फिर फोटो पीरियोडिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रकाश संश्लेषण का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था, प्रकाश संश्लेषण का। और प्रकाश संश्लेषण के आधार पर अपन पौधे को क्या करते, 4 भागों में बांटते। किस किस में, शॉर्ट डे प्लांट, डे नेचुरल प्लांट और इंटरमीडिएट डे प्लांट। इस तरह से अपन क्या करते हैं, 4 भागों में पौधों को डिवाइड करते हैं फोटो पीरियोडिज्म के अकॉर्डिंग, प्रकाशिक अवधि के आधार पर। तो प्रकाशिक अवधि का जो कॉन्सेप्ट था कि यानी एक पौधे के पुष्पन के लिए इतना तापमान होना चाहिए, एक पौधे के पुष्पन के लिए इतना तापमान होना चाहिए, ये किसने बताया था, एलार्ड ने, ठीक है। कब बताया था, 1920 के अंदर। इसके अलावा देखो एफ वेंट, इन्होंने क्या किया था, और थर्मोपीरियोडिज्म, ये तो ठीक है, थर्मोपीरियोडिज्म वगैरह इतना कोई है नहीं, मीन रखता नहीं है, लेकिन मेन जो कारण था, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन की खोज ऊपर लिख लेना, ऑक्सीजन की खोज, ठीक है, ऑक्सीजन की खोज। हाँ, W.F. वेंट ने लाइन्स्को ने वसंतीकरण के ऊपर, वर्निलाइजेशन के ऊपर कुछ डिस्कशन किया था। वर्निलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी शीत उपचार के द्वारा पौधे की पत्तियां वगैरह, पुष्पों को क्या करना, जड़ाना, ठीक है। वर्निलाइजेशन, वर्निलाइजेशन इन द सेंस अपन यूं कह रहे कि हीट ट्रीटमेंट या फिर शीत उपचार, ठीक है, शीत उपचार के द्वारा पौधे में डोरमेंसी क्रिएट करना, उसकी पत्तियों वगैरह को जड़ाना। इसके अलावा देखिए बीबी डोक्यूचेव पढ़ा हुआ है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस या फिर फादर ऑफ पेडालॉजी, फादर ऑफ पेडालॉजी। और पेडालॉजी क्या है, मृदा का वास्तविक अध्ययन है। पेडालॉजी क्या है, मृदा का वास्तविक अध्ययन है। इसके अंदर क्या करते हैं, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से इडेफोलॉजी में क्या करते हैं, मृदा का उच्च पादपों के साथ अध्ययन करते हैं। जेथ्रो टूल, ये आप लोगों के जो सफेद बालों वाले दिख रहे हैं, ये जेथ्रो टूल साहब है। इन्होंने टिलेज या भू परीक्षण के बारे में बताया था। किसके बारे में, टिलेज। और टिलेज क्या होता है, टिलेज क्या होता है, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा भूमि को क्या करना, भूमि की भौतिक दशा को सुधारना। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा भूमि की जो भौतिक दशाएं होती है उसको सुधारना क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। इसी के साथ, टिलेज के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, खरपतवार विज्ञान के जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने वीड शब्द दिया था। क्या दिया था, वीड शब्द दिया था। इनकी एक बुक है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये इसके ऊपर, ये इस तरह का एक हल दिया था, इन्होंने हल बनाया था, ठीक है। और इस हल के बारे में एक बुक लिखी थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है।
फिर इसके बाद देखो ट्रिपलेट, जेपी ट्रिपलेट, ये सारी चीजें सारे साइंटिस्ट मैंने आप लोगों को जब पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया था वहीं पढ़ा दिए थे, ठीक है। इसके अलावा देखो इन्होंने क्या किया था, शून्य भू परीक्षण दिया था, जीरो टिलेज, जीरो टिलेज। और जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है, जीरो टिलेज शून्य भू परीक्षण, यानी इस क्रिया के अंदर खेत में प्राथमिक भू परीक्षण को कंप्लीटली क्या कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। प्राथमिक भू परीक्षण को क्या करते हैं, कंप्लीटली अवॉइड कर दिया जाता है, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया जाता। प्राथमिक भू परीक्षण यानी जैसे गर्मियों की गहरी जुताई हो गई, ठीक है। अगर अपन बात करें कि नॉर्मल जुताई करना, डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, जैसे आप काफी बार आपके खेत में भी आप क्या करते हैं, जो अपना जो सीड ड्रिल आता है उसी के अंदर बीज डलवाकर डायरेक्ट खेत में बिना जुताई के ही अपन क्या करते हैं, बुआई करवा देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होती है, खरपतवार काफी बढ़ जाते हैं। अब खरपतवार बढ़ जाते हैं तो उसके लिए अपन जीरो टिलेज हर्बिसाइड डालते हैं, डाइक्वाट ग्लाइफोसेट, पढ़ाया था ना मैंने, ये डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन इसके अंदर अप्लाई करते हैं। एमएल ट्रंक, इसके बारे में भी पढ़ा है, मृदा परीक्षण तकनीक के बारे में दिया था, यानी सॉइल टेस्टिंग टेक्निक्स जितनी भी थी वो किसने डेवलप की थी, एमएल ट्रंक ने डेवलप की थी। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं तक तो अपन ने यहाँ क्या किया, कंप्लीट किया। इससे आगे के जो कुछ टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय भारत। Kan